लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी ही एवरेज चल रही है और साथ के साथ दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट भी, मान लो फिजिक्स भी एवरेज चल रहा है बेटा जी, तो फिर मुश्किल हो जाती है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि अब कुल मैं अगर आपको बताऊं तो यार 65 डेज के अराउंड बचे हैं आपके नीट 2025 को। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूंगी यार 360 आपको सेट करके चलना है, क्योंकि जब आप 360 आप सेट करोगे तो आपका स्कोर 345 से ऊपर आएगा। जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, उसने साल भर अपना ये टाइम नीट को दिया है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। और जिस बच्चे ने पूरे साल वेस्ट किया है, मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी बेटा जी, अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आपको ये प्लान ऐसे फॉलो करना पड़ेगा कि आप 12-12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, क्योंकि बायोलॉजी के अलावा वी हैव 2 अदर सब्जेक्ट। नीट में जो 50% वेटेज रहती है वो रहती है आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की। यानी कि अगर आप 345 प्लस बायोलॉजी में स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बाकी के दोनों सब्जेक्ट को संभाल लेती है और सिलेक्शन आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी ही एवरेज चल रही है और साथ के साथ दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट भी, मान लो फिजिक्स भी एवरेज चल रहा है बेटा जी, तो फिर मुश्किल हो जाती है आपके सिलेक्शन में। तो आज, क्योंकि अब कुल मैं अगर आपको बताऊं तो यार 65 डेज के अराउंड बचे हैं आपके नीट 2025 को। 65 डेज यानी कि हमारे पास पूरे 2 महीने अभी भी हैं बेटा जी। और 2 महीने अगर हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि हम लोग अभी पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो स्कोर एक माइंड में सेट करके चल रहे हैं ना, बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँगी यार 360 आपको सेट करके चलना है, क्योंकि जब आप 360 आप सेट करोगे तो आपका स्कोर 345 से ऊपर आएगा। तो ये 65 दिन आपको किस तरह से बायोलॉजी रिवाइज करनी है, और ये मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जिन्होंने साल भर पढ़ा है ना। एवरेज बच्चा हो वो देख सकता है ना। जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, उसने साल भर अपना ये टाइम नीट को दिया है, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। और जिस बच्चे ने पूरे साल वेस्ट किया है, मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी बेटा जी, अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आपको ये प्लान ऐसे फॉलो करना पड़ेगा कि आप 12-12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, क्योंकि बायोलॉजी के अलावा वी हैव 2 अदर सब्जेक्ट्स, है ना। तो बेसिकली एक रिवीजन प्लान है। अगर आप लोग पूरे साल, आपको पता है, आपने कंटेंट पढ़ा है, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आपको चीज़ें समझ आई हैं और बेसिक क्लियर है, आप ये रिवीजन प्लान फॉलो कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये रिवीजन प्लान फॉलो करोगे तो आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन इटसेल्फ जो वर्ड है वो बोलता है फिर से देखना, और रिवीजन बहुत नेसेसरी है आप जब भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। अब बात क्या है, देखो, आपको अभी अपनी जब बायोलॉजी में रिवाइज करने की आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। अब प्रायोरिटी 2 तरह से सेट होती है कि पहले जो चैप्टर आता है उसको रिवाइज कर लेता हूं, बाद में जो चैप्टर नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है उसको करूंगा, या फिर लास्ट में वो चैप्टर करूंगा जो आता ही नहीं है, छूता ही नहीं हूं उस चैप्टर को, ठीक है। या तो आप वेटेज वाइज अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, जो कि आपका बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब आप वेटेज को इंपॉर्टेंस देके चलोगे, यानी कि आपके पास उसके बाद कम से कम 50 से 60% स्कोर ऐसा होगा बायो के अंदर जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे अपने कुछ पहले के कुछ दिनों में। अब कैसे होगा, देखो मैं बताती हूँ। हमारे पास बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट है, बॉटनी है और ज़ूलॉजी है। अब जब हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आपको पता होगा बॉटनी के अंदर देयर आर मेनी चैप्टर्स और ज़ूलॉजी के अंदर भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को मैंने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में। अब 3 पार्ट्स कौन से हैं, हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स, एवरेज वेटेज चैप्टर्स और आपके लीस्ट वेटेज वाले चैप्टर। अब मेरी बात सुनो, जब मैं ज़ूलॉजी की बात करती हूं तो मेरे पास हाई वेटेज चैप्टर में आते हैं इन टोटल 4 चैप्टर्स, जिन चैप्टर्स में आपकी क्लास 11th की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले जिन चैप्टर्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, पहला है बेटा आपका एनिमल किंगडम, दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अनसर्टेन चैप्टर है, मैं हर बार बोलती हूँ, और 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आपका एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फ्लूइड्स और लोकोमोशन, ये 4 चैप्टर है जिसमें आपको 4 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है आपका एवरेज वाले चैप्टर, क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है एक्सक्रीशन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और फिर आपका जब मैं लीस्ट, यानी कि एक क्वेश्चन आता है आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और एक इसलिए बोल रही हूं पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, मतलब इसका कुछ पोर्शन, मेजर पोर्शन जहां से पहले पीवाईक्यूज आते थे, जैसे ईयर हो गया, आईज होगी, वो पोर्शन हटा दिया गया है। तो अब इससे लास्ट 2 साल से देखा जा रहा है कि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, और मैक्सिमम टाइम इससे 1 क्वेश्चन ही बना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास 12th पे। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में हमने फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है हाई वेटेज, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको 3 चैप्टर बता रही हूं। पहला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बायोटेक
वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल्स भी और एप्लीकेशंस भी। फिर आपका एवरेज चैप्टर्स में आ जाता है इवोल्यूशन और आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और फिर लीस्ट में जिससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैंने इनकी प्रायोरिटी आपको बता दी है। सेम प्रायोरिटी अगर मैं बताऊं तो मैं आपकी बॉटनी के चैप्टर की बताती हूँ। क्लास 11th में अगर मैं देखूंगी तो 4 चैप्टर में हाई वेटेज चैप्टर्स है। अब ये हाई वेटेज कौन से हैं? पहला आपका सेल साइकिल, सेल वाला चैप्टर, फिर आपका फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, और फिर आपका एनाटमी वाला चैप्टर। ये सारे आपके हाई वेटेज चैप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका 3 चैप्टर एवरेज में आ जाते हैं, और लीस्ट वाला है हमारे 2 चैप्टर। अब इसका लीस्ट वाले में आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। बाकी के बच्चे चैप्टर आपके एवरेज वाले में आ जाते हैं। वहीं पर जो मैं क्लास 12 की बात करती हूँ, 3 चैप्टर मैंने हाई वेटेज चैप्टर में रखे हैं, और वो 3 चैप्टर है बेटा जी आपका मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, और आपका जेनेटिक्स वाला हो गया। ये 3 ऐसे चैप्टर है, अगर आप ये 3 चैप्टर कर लोगे ना तो आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। 15 क्वेश्चन बोल रही हूँ, 15 क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज चैप्टर की, तो 2 आपके पास आपके इसमें क्लास 12 की इसमें एवरेज चैप्टर हो गए, वो भी आपके इकोलॉजी वाले यूनिट से, और आपका 2 चैप्टर हो गए लीस्ट, यानी कि एक माइक्रोब्स वाला हो जाता है और एक आपका इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इन चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया, हाई, एवरेज और लीस्ट में, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास 65 दिन बाकी है। 65 दिन को मैंने डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, एक है 45 डेज, दूसरा है 20 दिन। जब मैं 45 डेज की बात कर रही हूं तो ये 45 डेज में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें यहां पर रिवीजन करना है। रिवीजन को भी, इन 45 दिन को भी मैंने 3 स्लॉट में डिवाइड करा है। पहला है 20 दिन वाला स्लॉट। 20 दिन में आपको कवर करने अपने हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज अगर मैं टोटल बायोलॉजी की बात करूं तो 14 चैप्टर्स है, और आपको अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करना है कि आप बाकी के 2 सब्जेक्ट भी यहां पर रिवाइज कर सके। तो 20 दिन में 14 चैप्टर हो जाएंगे। कुछ बड़े चैप्टर है जिसमें आप 2-2 दिन भी लगा सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने आपको टाइम दिया है, ठीक है। वहीं पर जब मैं 15 दिन की बात करती हूं, 15 दिन में आपको अपने एवरेज वेटेज वाले चैप्टर्स को करना है, जो कि इजी भी है और आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। उसमें आ जाते हैं 10 चैप्टर्स। अब फिर से मैंने 15 दिन दिए हैं 10 चैप्टर को, और वहीं पर 10 दिन दिए हैं मैंने 6 चैप्टर को, जो आपके लीस्ट वेटेज वाले चैप्टर, क्योंकि कवर हमें सब करना है, रिवीजन हमें सबका करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने का मतलब है, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी, नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एट द एंड आपकी एनसीईआरटी की लाइंस ही घुमाई जाती हैं बार बार, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी, नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ के करके अपना ये रिवीजन वाला स्लॉट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप सबने अपनी बुक को लाल, पीला, नीला, हरा रंग भर दिया होगा, आपको पता होंगी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, और जो लाइन समझ नहीं आ रही है उसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, उसको समझना है। आस्क योर टीचर्स। आपको नहीं समझ आ रही कुछ लाइंस तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के जाइए, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से अपने ये 45 दिन लगाने हैं। अब बाकी के बचे हुए 20 दिन, 20 दिन, मैं 20 भी नहीं मान रही हूं यार, 20 दिन भी नहीं मान रही हूं, मैं मान रही हूं 18 दिन। आपको 18 डेज में सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। या तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, 11th और 12th फिर फुल, 11th 12th फुल, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब मॉक टेस्ट करोगे तो 20 दिनों में, 18 दिनों में एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट करो। आपने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर करी होगी, आपको हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन करने हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में, छोड़े बहुत क्वेश्चन की नहीं बात कर रही हूं। और बाकी के 18 दिन आपको 25 से 30 मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। और आप जब 25 से 30 मॉक टेस्ट करोगे तो आप अपने 2 से 5 वाली टाइमिंग में ही एक या तो सुबह रख लो, क्योंकि आपको कभी कभी 2 भी रखने हैं, एक सुबह का स्लॉट, एक शाम का स्लॉट। और जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे, आप ओएमआर के साथ मॉक टेस्ट दोगे, ओएमआर बड लगाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 घंटे होंगे। उन 3 घंटों में आपको पेपर भी सॉल्व करना है, आपको ओएमआर भी बनना है, और मैक्सिमम बच्चा अपने मार्क्स होके आता है ओएमआर गलत फिल करने की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको 30 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने हैं। आपको अपना 3 घंटे का टाइम लगाना है, 3 घंटे के बाद ओएमआर के साथ आपको फिलिंग करनी है, और उसके बाद एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज कर लेंगे, अपनी गलतियों को एक सेपरेट शीट में लिखेंगे, और ये जो शीट है, ये जो नोटबुक है, गलतियों वाली नोटबुक, आप लोग यहां की क्वेश्चन प्रैक्टिस से
बना के रखेंगे, है ना। यानी कि जिस दिन से आप ये स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से आपके पास एक नोटबुक बनी होनी चाहिए, उस पे लिखो मेरी गलतियां जो मैं सुधारूंगा, नीचे लिख के जाओ, है ना। तो जब आप वो नोटबुक बनाओगे तो कुछ मिस्टेक्स, मान लीजिए 40% मिस्टेक्स आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी की 60% मिस्टेक कैसी भी हो रही है, कंसेप्चुअल है, आपकी सिली मिस्टेक्स है ना, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, वो बाकी की सारी आपका ये मॉक टेस्ट कवर करेगा। तो एनालिसिस, डीप एनालिसिस तो ऊपर ऊपर से नहीं करना है, डीप एनालिसिस होनी है। और जब आप एनालाइज करने के बाद मान लो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से आपको गेमेटोजेनेसिस नहीं आता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं आता है, आपको फोकस सब गेमेटोजेनेसिस पे करना है, क्योंकि आपके पास इन 20 दिन में यही 20 दिन है और आपके पास टाइम कम होगा। तो आपको इस तरह से ही चलना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो बेटा जी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक टेस्ट भी लग जाएंगे। वी स्टिल हैव टाइम, हमें इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जब भी आप अपना ये शेड्यूल बनाएंगे तो आपको उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। क्योंकि मेरे को नहीं पता आप दिन में कितना टाइम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लेकिन अब वो टाइम है कि आपको अब अपने दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना पढ़ना ही पड़ेगा, वो टाइम आ चुका है बेटा जी, है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की अगर मैं पर सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारी सीरीज चल रही है 12 बजे परम सर की चलती है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और शाम को 7 बजे मेरी चलती है, यानी कि ज़ूलॉजी की, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, और स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।